हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। में आपका दोस्त आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक वन शॉट सीरीज़ का पार्ट 2 कंपनी जैक का। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी ले लिया है, जिसमें मैंने बेस कवर कर लिया है, बेसिक कवर किया है। तो तुमने नहीं देखा तो लिंक प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे लगा देता हूँ, वहाँ से जाकर चेकआउट कर लो। एंड एलएलपी भी मैंने करवा दिया है, तो वो भी तुम जाकर देख सकते हो। सब कुछ इस चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किसका वेट कर रहे हो। सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। पिछले क्लास में हमने समझा था कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ होता क्या है। आज हमें करना है केसेस जिसमें कॉर्पोरेट वेल्थ क्या हुआ था, लिफ्ट हुआ था। इस केसेस पे मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स बनाए हुए हैं कंपनीज एक्ट सीरीज़ के लिए, जैन वालों के लिए, तो तुम वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। एंड इसके मैंने हैंड रिटन नोट्स भी टेलीग्राम ग्रुप पे डाले हुए हैं, उसका भी लिंक मैं नीचे लगा दूंगा, वहाँ से जाकर तुम हैंड रिटन नोट्स भी देख सकते हो। उसमें डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहला केस जिसमें कॉर्पोरेट वेल्थ लिफ्ट हुआ था वो है एलियन एनेमी। ठीक है, एलियन एनेमी के केस में हुआ क्या था, देखो। ये जो कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी है ना, ये एक यूके बेस्ड कंपनी है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर हुआ था। ठीक है, और वो डील कर रहा था किसके साथ, एक जर्मनी की कंपनी थी जिसको हम लोग बोलते हैं डायलेमर कंपनी। यानी एक कंपनी रजिस्टर था डायलेमर, कहाँ, जर्मनी में, और एक यूके में, और दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा था। ठीक है, बट यहाँ तक क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत क्या हुआ, इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन को लेकर कुछ डिस्प्यूट हुआ एंड ये बात कोर्ट में गया। कोर्ट ने जब कॉन्टिनेंटल टायर्स का, जो यूके बेस्ड कंपनी है, इसका बुक्स ऑफ अकाउंट चेक किया, तो भाई कोर्ट का दिमाग ही हिल गया। क्यों हिल गया? क्योंकि ये जो यूके में रजिस्टर कंपनी है कॉन्टिनेंटल टायर, इसमें जितने शेयर्स होल्ड हो रहे हैं वो सब कोई जर्मन के लोग होल्ड कर रहे हैं, एक को छोड़कर। यानी जितने शेयर्स हैं कॉन्टिनेंटल टायर में वो सारे शेयर्स जर्मनी के पास है, बस एक को छोड़कर। और प्रॉब्लम इसलिए था क्योंकि उस समय यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी दोनों एलन एनेमी थे, यानी एक दूसरे के दुश्मन, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान है। तो कोर्ट ने यहाँ पर कॉन्टिनेंटल टायर्स का कॉर्पोरेट वेल्थ को लिफ्ट कर दिया यहाँ पर। क्यों? ये बोलकर कि भाई ये एलन एनेमी है, और उस समय यूके और जर्मनी के बीच में फाइट चल रहा था। ठीक है, दोनों एलन एनेमी थे। पहला केस ये हुआ। दूसरा, प्रोटेक्ट टैक्स रेवेन्यू। इसमें होता क्या है, दिनशॉ मैनेकजी पटीट, ये बहुत ही रिच आदमी था। जैसे अभी अंबानी जी, श्री रतन टाटा जी, वैसे ही दिनशॉ मैनेकजी पटीट भी बहुत एक अमीर आदमी हुआ करता था। इसके पास बहुत सारे शेयर्स थे दूसरे कंपनी में, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इसने करके रखे थे, उससे बहुत सारा डिविडेंड इसको रिसीव होता था। एंड डिविडेंड रिसीव होता था तो इसका इनकम अच्छा खासा आता था, और उस पर इसको इनकम टैक्स देना पड़ता था, जो सब कोई देते हैं, लॉजिकल बात है। ठीक है, बट इसको ये टैक्स नहीं देना था। ये चाह रहा था कि किसी तरह मेरा टैक्स कम हो जाए, तो इसलिए इसने क्या किया, इसने भाई चार कंपनी खोली। कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4, चारों कंपनी खोली, और जो भी शेयर्स, डिविडेंड, जो कुछ था, ये सब इसने 4 कंपनी में ट्रांसफ़र किया और लोन के फॉर्म में इसे वापस निकाल लिया, अपने पास ले लिया। तो ये इससे क्या हुआ, जो भी इसका डिविडेंड वगैरह रिसीव होता था वो ट्रांसफ़र करके ये एज अ लोन निकाल लेता था। तो इससे इसका इनकम हो गया बहुत ज़्यादा कम, जिसका कारण से इसको इनकम टैक्स भी देना कम पड़ रहा था। तो इनकम टैक्स वाले को ये शक हुआ, उसने इन चारों कंपनी का जब बुक्स ऑफ अकाउंट चेक किया तो उन्हें पता चलता है ये कंपनी तो सिर्फ पेपर पे बनी हुई कंपनी है, यानी इन कंपनी का कोई दूसरा बिजनेस ही नहीं है, बस यही कंपनी बनाया ही गया इस पर्पज़ से कि भाई सारा शेयर्स इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र करेंगे, लोन के फॉर्म में निकाल लेंगे, कोई किसी को पता नहीं चलेगा, मेरा इनकम भी बच जाएगा, मेरे को टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। यानी ये सारा कंपनी सैम कंपनी है, यानी सेल कंपनी, नकली कंपनी था, सिर्फ पेपर पे बनाया हुआ कंपनी था, कोई और बिजनेस नहीं करता था ये कंपनी। तो यहाँ पर भी कॉर्पोरेट वेल्थ लिफ्ट किया गया और दिनशॉ मैनेकजी पटीट को बोला गया तू सारा टैक्स देगा। थर्ड वन इज अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। ये भी मिलता जुलता केस है दिनशॉ मैनेकजी पटीट जैसा ही। एसोसिएट रबर इंडस्ट्री एक कंपनी था, ठीक है, इसमें इस कंपनी का एसोसिएट रबर इंडस्ट्री ने
एक दो दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा था, उसके शेयर्स थे उसके पास, और उस शेयर पे उसको डिविडेंड रिसीव होता था। ये कंपनी मेनली लॉस में चला करती थी, बट डिविडेंड से इतना इनको इनकम रिसीव हो जाता था कि इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस जो था वो डिविडेंड के इनकम रिसीव होने से प्रॉफिट में आ जाता था। नहीं समझ में आ रहा, मैं बताता हूँ। ये पीएनएल है, पीएनएल, ठीक है। तो इसमें देखो ये मेनली लॉस में चलते थे। ये किस में चलते थे? लॉस में चलते थे। बट इतना इनको एक शेयर था इनके पास दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट, उससे डिविडेंड रिसीव होता था, और इतना डिविडेंड रिसीव हो जाता था कि इस लॉस को हटा के वो प्रॉफिट बन जाता था। लॉस को हटाकर प्रॉफिट बन जाता था। और रूल है, लॉ है कि जैसे ही अगर एक कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो वो अपने वर्कमैन, जो उनके वर्कमैन एम्प्लॉयड हैं, उनको वो बोनस देगी। तो इस डिविडेंड के कारण इस वर्कमैन को बोनस देना पड़ता था एसोसिएट रबर इंडस्ट्री को। ये चीज़ उनको पसंद नहीं थी। उन्होंने क्या किया, एक कंपनी खोला और ये अपने जो डिविडेंड थे उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे ही ट्रांसफ़र कर दिया, अब इनका पीएनएल में आने लगा लॉस। क्या आने लगा? इनका लॉस आने लगा। पीएनएल में आने लगा लॉस। तो वर्कमैन ने कुछ दिन काम किया। कुछ दिन काम करने के बाद उनको डाउट हुआ कि भाई कंपनी चल कैसे रही है जब इतना सालों से इनको लॉस ही आ रहा है। उन्होंने केस कर दिया कोर्ट में। कोर्ट ने जब उस कंपनी जिसको शेयर्स ट्रांसफ़र किए गए हैं उसका जब चेक किया बुक्स ऑफ अकाउंट, तो पता चलता है इस कंपनी का भी कोई और बिजनेस नहीं है, बस ये शेयर होल्ड करने के लिए इस कंपनी को बनाया गया पेपर पे। उस समय भी कॉर्पोरेट वेल्थ लिफ्ट किया गया और बोला गया कि आपको सारा लीगल ऑब्लिगेशन पे करना पड़ेगा वर्कमैन को। फोर्थ, एक्ट एज एजेंट। इसमें होता है क्या, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। ब्रिटेन में ये कंपनी थी। ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए लाइसेंस के लिए बार बार ब्रिटेन में अप्लाई कर रही थी सरकार को, बट ब्रिटेन जो सरकार थी वो बार बार रिजेक्ट कर देती थी। इनको लाइसेंस ही नहीं दे रही थी, ट्रांसपोर्ट करने के लिए लाइसेंस नहीं दे रही थी। तब इन्होंने क्या किया, अपनी एक सब्सिडरी कंपनी खोली एंड उसमें क्या किया, उन्होंने उस कंपनी के नाम से अप्लाई किया लाइसेंस लेने के लिए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे अप्रूव कर दिया। यानी कि इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा था, इन्होंने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी खोला एंड उसके साथ उसके नाम पे अप्लाई किया एंड उसको मिल गया। अब मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या कर रहा था, लाइसेंस अपनी सब्सिडरी कंपनी का यूज़ करके खुद ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा था। यानी उसको एज ए एजेंट इस्तेमाल कर रहा था, सब्सिडरी कंपनी का और कोई बिजनेस ही नहीं था। ये तो वही वाला बात हो गया, तुम अपने पापा के लाइसेंस पे गाड़ी चला रहे हो, ये तुम नहीं कर सकते। तो वही वाला यहाँ पर केस हुआ। कोर्ट में जब ये केस गया तो फिर सब्सिडरी कंपनी का कॉर्पोरेट वेल्थ को लिफ्ट कर दिया गया। लास्ट केस, फ्रॉड। इसमें ये केस होता है गिलफर्ड मोटर वर्सेस मिस्टर हॉर्न। गिलफर्ड मोटर कंपनी एक कंपनी था जिसमें मिस्टर हॉर्न काम करते थे। काम करने के टाइम पे ही एक कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में बना था कि मिस्टर हॉर्न जब कंपनी छोड़ेंगे तो वो उनके कस्टमर, गिलफर्ड मोटर कंपनी के कस्टमर को सॉलिसिट नहीं करेंगे, यानी उनको बहलाएंगे नहीं कि भाई ये करना, ये कंपनी से डील मत करो, इस कंपनी से डील करो। ऐसा सॉलिसिट मतलब कि बहलाना फुसलाना, ये नहीं कर सकते। ये कॉन्ट्रैक्ट बना था। मिस्टर हॉर्न फिर कंपनी छोड़ते हैं। कंपनी छोड़ने के बाद उन्होंने एक अपने नाम से एक कंपनी खोला और उस कंपनी का इस्तेमाल करके उन्होंने गिलफर्ड मोटर के सारे कस्टमर को सॉलिसिट कर दिया। यानी सारे कस्टमर को बोला कि उससे ट्रांजैक्शन मत करो, अब हम लोग इधर ट्रांजैक्शन करते हैं, हमसे आके ट्रांजैक्शन करो। जिस कारण से गिलफर्ड मोटर को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। गिलफर्ड मोटर ने जब केस किया तो मिस्टर हॉर्न पता है क्या बोल के बच रहा था। मिस्टर हॉर्न बोला कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं सॉलिसिट नहीं करूंगा, बट मैंने थोड़ी सॉलिसिट किया, मेरा जो कंपनी है उसने किया, यहाँ तो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, तुमने एज अ फ्रॉड इस्तेमाल किया है कंपनी का, तो यहाँ पर कॉर्पोरेट वेल्थ लिफ्ट हुआ और मिस्टर हॉर्न को पर्सनली लायबल किया गया। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा पांचों केसेस, ठीक है। इन डिटेल में मैंने इसमें शॉर्ट अपने जो हैंड रिटन नोट्स है उसमें लिखा हुआ है एंड उसके साथ साथ मैंने शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है, तो तुम वहाँ से भी जाकर दोबारा रिवीजन कर सकते हो। अब हमें समझना है कंपनी के टाइप्स। कंपनी कितने तरह के होते हैं।
उसमें सबसे पहला होता है लायबिलिटी के बेसिस पे कंपनी को तीन तरीके से बांटा गया है। कितने तरीके से? तीन तरीके से कंपनी को लायबिलिटी के बेसिस पे बांटा गया है। सबसे पहला तरीका कौन सा है? सबसे पहला तरीका है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। लायबिलिटी के बेसिस पे जो सबसे पहला कंपनी है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर सेक्शन 2 क्लॉज 22 के अंदर डिफाइन है। अब ये कौन सा कंपनी है? देखो, सपोज करो मैंने रिलायंस में शेयर्स खरीदा है 10 रुपये का और मैंने 8 रुपये अभी तक पे कर दिया है, 2 रुपये मेरे को पे करना बाकी है। तो देखो 2 रुपये तक ही ना मेरा लायबिलिटी होगा। सिंपल सा बात है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में मैंने जितने वैल्यू के शेयर्स लिए उतना वैल्यू ही मेरे को पे करना है। यानी मेंबर्स की लायबिलिटी जो है लिमिटेड होती है अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। यानी शेयर्स के जितने अनपेड अमाउंट है उतना का ही लायबिलिटी है, उतना ही मेरे से कंपनी मांग सकता है। यानी 10 रुपये का शेयर से मैंने 8 रुपये पे कर दिया, 2 रुपये मेरे को अभी देना बचा है, तो मेरा लायबिलिटी अप टू 2 रुपीज़ ही है, 2 रुपये ही है मेरा। उससे ज़्यादा कंपनी मेरे से नहीं मांग सकता, मेरा लायबिलिटी नहीं है। मेरा लायबिलिटी अनपेड अमाउंट जो कि 2 रुपया है उतना ही है। तो लिखेंगे इसको, मेंबर्स हैव देयर लिमिटेड liability up to the unpaid amount of शेयर्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो मैं शॉर्ट में लिखना नहीं है, ठीक है। मेंबर्स की लायबिलिटी अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स के लिए ही है। और ये जो अनपेड अमाउंट है ये कंपनी कभी भी बुला सकता है, कभी भी मंगवा सकता है। आज फ़ोन करके मंगवा दे, कल फ़ोन करके मंगवा ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी सेक्शन 2 क्लॉज 21। अब ये अलग तरह का कंपनी है। ये कैसा कंपनी है? देखो, गारंटी कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जिसमें मेंबर प्रॉमिस करते हैं, गारंटी देते हैं कंपनी को कि जब कंपनी बंद होने लगेगा, कंपनी का एसेट्स अगर कम पड़ जाता है उसके लायबिलिटी को चुकाने में, तो मैं 1 लाख रुपए कंपनी के एसेट्स में लगाऊंगा। यानी कि सपोज करो ये मेरा एक कंपनी है एकेजी लिमिटेड, ये एक गारंटी कंपनी है, ठीक है। और इसमें मैं मेंबर हूँ एकेजी। मैं क्या करूँगा, मैं गारंटी दूंगा, मैं एकेजी लिमिटेड को ये बोलूँगा कि भाई देख, जब भी तू वाइंड अप होगा ना, जब भी तू बंद होगा, अगर तेरा एसेट्स सफिशिएंट नहीं है तेरे लायबिलिटी को चुकाने के लिए, मैं एकेजी मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूँ 1 लाख रुपए तेरे एसेट्स में लगाऊंगा ताकि तू लायबिलिटी चुका सके। इसी को बोलते हैं गारंटी कंपनी। मेंबर्स कुछ अमाउंट गारंटी कर देते हैं कि मैं इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करूंगा, अगर एसेट कम पड़ जाएगा एसेट्स के लिए कंट्रीब्यूशन दूंगा, ठीक है। लेकिन ये कब दूंगा? सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे ही दूंगा। यानी ऐसे कभी भी कंपनी कॉन्टिन्यूएशन चल रहा है कंपनी, तो मेरे से 1 लाख रुपए कंपनी नहीं मांग सकता। सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे ही कंपनी मेरे से 1 लाख रुपए मांग सकता है। लिखो, मेंबर्स हैव देयर लिमिटेड लायबिलिटी अप टू द guaranteed amount to contribute to the assets of the company in event of winding up, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज 21। एंड लास्ट कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 92। अनलिमिटेड कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। अब ये सुन के लोगों का दिमाग खराब हो जाता है कि भाई तूने ही तो पढ़ाया
पार्ट 1 में हमने पढ़ा है कंपनी का फीचर्स तो लिमिटेड होता है, कंपनी के फीचर्स में लिखा है कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। अब तू बता रहा है कि कंपनी का एक टाइप ही होता है जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये कैसे हो सकता है? तो देखो अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या हुआ, मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी बट वो सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे ही होगा। यानी कि पूरा जब तक लाइफ टाइम चल रहा है कंपनी, मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड ही होगा। लेकिन जैसे ही वाइंडिंग अप होगा, अगर एसेट्स कम पड़ गया कंपनी का, तो भैया उस सिचुएशन में जो भी मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। आप समझ में आया क्यों यहाँ पर ये लिमिटेड लायबिलिटी के फीचर्स में आया है? क्योंकि भाई जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक तो ये लायबिलिटी मेंबर्स का लिमिटेड ही है ना। जैसे ही कंपनी बंद होने लगेगा तब लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा। अगर एसेट नहीं चुका पाया तो लिखेंगे इसको, मेंबर्स हैव देयर अनलिमिटेड लायबिलिटी only on winding up of the company, only on the winding of the company, the member the liability of member ceases when he ceases to be मेंबर। यानी कि ये लाइन मैंने क्या बोला, देखो अगर मान लो वाइंडिंग अप से पहले ही किसी मेंबर ने कंपनी छोड़ दिया तो क्या होगा? तो भाई छोड़ दिया तो उसका लायबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगा। अगर वाइंडिंग अप के टाइम पे वो मेंबर है ही नहीं तो भाई उसको लायबिलिटी है ही नहीं। ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। अगर वाइंडिंग अप से पहले ही मेंबर ने कंपनी छोड़ दिया है तो उसकी लायबिलिटी जिस दिन उसने छोड़ा उसी दिन ख़त्म हो गया। वाइंडिंग अप के टाइम में अगर एसेट्स कम पड़ेगा, उस सिचुएशन में मेंबर को पे ऑफ करना होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा और वो दूसरे से कंट्रीब्यूशन भी मंगवा सकता है।